देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था एक वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो। आज से मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आज से मैं आपको बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं कि क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जगह और युद्ध की शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत उन 2 देशों के बीच हुई है जिसमें से एक के बारे में माना जाता है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। ये देश है ईरान, जिसके ऊपर तगड़ा हमला किया है इजराइल ने। अब जब इजराइल ने ईरान पर तगड़ा हमला किया और उसको काफ़ी चोट और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लगभग 700 लोग ईरानी मारे गए हैं और ईरान के कई सारे टॉप कमांडर, आयतुल्ला खमेनी की कई सारे टॉप एडवाइजर्स, उनको भी मार गिराया है इजराइल ने। इसके बाद इजराइल की तरफ पलटवार किए गए हैं। पलटवार में यरूशलेम और तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं। लेकिन जो खबर तेल अवीव और यरूशलेम से निकल कर आ रही है, यहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ एक लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन उतना बड़ा खतरा नहीं हुआ है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि रूस ने तो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो दिया हुआ है ईरान को, लेकिन यहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा जिस किसी एक चीज़ ने काम किया तो वो थी मोसाद एजेंसी। मोसाद एजेंसी ने जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया, और इन हमलों की पृष्ठभूमि क्या थी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इन हमलों की पृष्ठभूमि थी, ईरान को अमेरिका ने 60 दिन दिए थे। ईरान ने अमेरिका से कहा था कि आइए हमारे साथ एक परमाणु डील कर लीजिए, जिसमें उनके जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर हॉल्ट लग जाता और अमेरिका के साथ उनके रिश्ते और बेहतर हो जाते। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की ये डील दी थी कि 60 दिन में आप ये काम करें, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया और 61वें दिन इजराइल ने पलटकर ईरान पर एक तगड़ा हमला किया। ये हमला कितना तगड़ा था, एक एक कर ग्राफिक्स में मैं आपको समझाता हूं, और इसका जो नाम है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की जनता से कह रहे हैं कि निकल जाओ, संघर्ष करो। और क्या इजराइल ये चाहता है कि ईरान में जो इस्लामिक शासन है उसका अंत हो जाए? इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। अब क्या क्या हुआ ये मैं बता दूं। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान में 100 ठिकानों पर गिराए 330 बम। अब देखिए 200 विमानों से, और ये विमान कौन से थे? ये तमाम स्टेल्थ फाइटर हैं, स्टेल्थ फाइटर जिनको रडार के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता। ये कौन से हैं? F-15 है, F-16 है और सबसे आधुनिक F-35 है जिनका इस्तेमाल किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि जो एयर सीमा है ईरान की उसको वायलेट किया है इजराइल ने या नहीं। माना जा रहा है कि ये जो मिसाइलें हैं ये इजराइल ईरान की सीमा पर रखकर भी अंदर तक मार सकता था। इसके अलावा ड्रोन्स भेजे गए। ड्रोन्स कहाँ भेजे गए? ईरान के अलग अलग इलाकों में, ईरान के अलग अलग शहरों में, ठीक उसी तरह जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया की एक एयरबेस को तबाह किया था। इसकी भी छवि मिलती है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी छवि मिलती है कि जो हमारे लिए खतरनाक जगह हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने तमाम आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, ठीक पोपे मिसाइल की मदद से इजराइल ने भी वही किया। इजराइल ने उन ठिकानों को खत्म कर दिया जो इजराइल की जो संसाधन थे और इजराइल के जो लोग थे उनको नुकसान पहुंचाते थे। अब इजराइल को दिक्कत क्या है? 2 बेसिकली दिक्कत इजराइल को ये है कि इजराइल को पता है कि हुती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, इनको तेल और पानी ईरान मुहैया कराता है। तो यानी पिछला जो अटैक हुआ था हमास का और हिजबुल्ला का मिला जुला जो अटैक था, उसके अंदर भी ईरानियन हाथ होने की बात साफ तौर पर आई थी। और दूसरी सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था ईरान, और इसी के चलते न्यूक्लियर हथियार वो न बना ले और न्यूक्लियर रेस पे ना आ जाए। इजराइल ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस हमले के अंदर अमेरिका कूदेगा? इसका जवाब है फिलहाल नहीं। लेकिन रूस और चाइना क्या करेंगे इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए कि अभी तक हुआ क्या क्या है। इजराइल और ईरान में 8 घंटे से भीषण लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर जवाबी मिसाइल दागी गई है, 150 मिसाइल दागी गई है।
ईरान की 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली हमले में ईरान के 9 वैज्ञानिक, 6 टॉप कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे गए। इजराइल के हमले में ईरान के जंजान में आर्म्स ब्रिगेड का मेन बेस तबाह हो गया। इजराइल की ईरान पर 5 फेज में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है ये। पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया। मारे गए सैन्य अधिकारियों में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी हैं, IRGC उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उनके प्रमुख हुसैन सलामी, खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गोलम अली राशिद ये भी खत्म हो गए हैं। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादेह ये भी खत्म हो गए हैं। इनको भी मार गिराया गया है। वहीं जो रेवोल्यूशनरी गार्ड वायुसेना के ड्रोन यूनिट के कमांडर ताहिर पोर को भी मार गिराया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के वायु रक्षा यूनिट कमांडर दाऊद शेखियन भी इसके अंदर शामिल हैं। इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को भी निशाना बनाया गया है। शमखानी ईरान की कूटनीति का एक उभरता हुआ चेहरा थे। तो मैंने आपको ग्राफिक में बता दिया क्या क्या बड़े नुकसान ईरान को हुए हैं। इसके बदले में क्या ईरान कोई नुकसान कर पाया है उसके बारे में मैंने बताया। ईरान ने पलटकर हमला जरूर किया है, लेकिन आयरन डोम ने और उनके जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसने उन हमले को रोका। मिसाइलें गिरी हैं, तेल अवीव पर भी गिरी हैं, जेरूसलम पर भी गिरी है, पर हमला जो है वो उतना बलशाली और शक्तिशाली नहीं था जितना इजराइल ने ईरान पर किया। We will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, तो ईरान जो है एटम बम बनाने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए उसके परमाणु वैज्ञानिकों को खास तौर पर निशाना बनाया है। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा ऐसा माना जा रहा है। उस सेना के कमांडरों को मारा गया है, कूटनीतिक जानकारों को मारा गया है, लेकिन इसके अलावा जिन पर निशाना बनाया गया है वो कौन है? वो है जो परमाणु हथियारों को बनाने में ईरान और उसकी सर्वोच्च लीडरशिप की मदद कर रहे थे। ईरान के अंदरूनी हालात क्या है? ईरान में महंगाई बेकाबू हो चुकी है, ईरान में युवाओं की बेरोजगारी सबसे चरम पर है, लेकिन फिर भी ईरान की सेना ये दावा करती है, ईरान के लोग ये दावा करते हैं कि ईरानी जनता उनके साथ है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईरान के अंदर अंदरूनी विद्रोह हो सकता है और ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उस रेवोल्यूशन के बाद एक नया विद्रोह ईरान के अंदर जन्म ले सकता है। तो ये क्या हमले खमेनेई को उनको पद से हटाने के लिए किए गए हैं ताकि वहाँ पर एक अंदरूनी विद्रोह को शक्ल दी जा सके? क्या ऐसा हो पाएगा? ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ रूस और चीन ये नैतिक तौर पर तो सपोर्ट देते हैं। जैसे S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने ईरान को दे रखा है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन आर्थिक मदद ईरान की समय समय पर करता रहा है और ऑयल के क्षेत्र में निर्भरता के लिए वो ईरान पर निर्भर रहता है। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि ईरान की शक्ति अभी कमज़ोर हुई है। ईरान पर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि अपने तेल कुओं से वो खुद तेल नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए उसके यहाँ पर आर्थिक गड़बड़ियाँ या आर्थिक दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये ईरान के इस वक्त के अंदरूनी हालात हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस हमले में और क्या क्या हुआ। तो परमाणु शक्ति ये लोग नहीं बनने देना चाहते हैं। इजराइल ने अपने दूसरे फेज़ के हमले में ईरान की परमाणु साइट्स पर इसीलिए हमला किया है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो ईरान है वो परमाणु शक्ति बने। इजराइल ने ईरान के शिराज और तबरीज शहरों के साथ साथ नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र नतांज पर हमला किया गया है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया गया है। इजराइल ने तीसरे फेज में ईरान की राजधानी तेहरान के शहरों पर हमले किए हैं।
इजराइल ने चौथे फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया है। पांचवें फेज में इजराइल ने दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट किया है। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल समर्थक देशों को धमकी दी है। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है। ट्रंप ने ईरान को दी खतरनाक हमले की धमकी। तो देखिए, ट्रंप की तरफ से भी यह धमकी आ गई है। ट्रंप की धमकी के बाद क्या युद्ध के हालात बढ़ेंगे अगर इजराइल और अमेरिका दोनों साथ साथ खड़े हो जाते हैं? क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए, मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर अमेरिकी सेना का बेस है। शायद इसीलिए वो युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूदना चाहता हो, क्योंकि उसे पता है कि उसके लोगों की हानि भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इजराइल ने जो प्रेशर ईरान पर बनाया है, अमेरिका चाहेगा कि वो प्रेशर बना रहे, ईरान इसी तरह परेशान होता रहे, उसका परमाणु कार्यक्रम पीछे जाता रहे, और बेंजामिन नेतन्याहू यही कर रहे हैं। अब ईरान क्या कर सकता है? ईरान ने मिसाइलें तो दाग दी, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हो पाया है। कहाँ नहीं हो पाया है? तेल अवीव और जेरूसलम में। जितना बड़ा हमला इजराइल ने ईरान पर किया था, उसके मुकाबले में ईरान का इजराइल पर किया गया हमला बेहद कमज़ोर था। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने एहतियात नहीं बरते हैं, इजराइल के अंदर हमेशा जंग के सायरन गूंजते रहते हैं। वहाँ पर इससे बचने के लिए एहतियात बरते जाते हैं। ईरान को भी अच्छी तरह पता है इजराइल की सैन्य ताकत के मुकाबले में ईरान कहीं खड़ा नहीं होता है, खामेनेई खड़े नहीं होते हैं। ईरान भी इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। ऐसे में ईरान जो है अपने जो छद्म युद्ध लोग लड़ते हैं ना, जो छद्म युद्ध लड़ते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह वाले हों, चाहे वो हमास वाले हों, चाहे वो हुटी विद्रोही हों, इनको मुझे लगता है तेल पानी देगा और इनसे इजराइल पर एक और हमले की प्लानिंग करेगा। इजराइल ने हमले की आशंका को देखते हुए अपने यहाँ के स्कूल बंद कर दिए हैं, उनके यहाँ पर जो उत्सव होते हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनके यहाँ पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन अब समझ लीजिए कि दुनिया इस पूरे मसले में कहाँ खड़ी है। मिडिल ईस्ट के देशों में आपस में भी बहुत बड़ा बंटवारा है। जैसे सऊदी अरेबिया ईरान के साथ कभी खड़ा नहीं होगा, टर्की मध्यस्थता की पेशकश तो करता है, लेकिन क्या ईरान की सैन्य मदद कर देगा? ऐसा नहीं है। जॉर्डन, वहाँ पर तो अमेरिका की बेस ही है, और जॉर्डन क्या किसी तरीके से ईरान की मदद करेगा? इसकी संभावना बेहद कम नज़र आती है। इराक के जो हालात हैं आप सब जानते हैं। इराक ऐसे में ईरान की मदद करेगा, उस देश की मदद करेगा जहाँ पर एक लंबा और बड़ा युद्ध हुआ है, इसकी संभावना न के बराबर लगती है। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने सर पे कफन बांध के चल रहा है। उसको पता है कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल की पूरी दुनिया में दोस्ती कुछ इस तरह की है कि वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे देता है। इस तरह के हमले करके भी वो अपनी डिप्लोमेसी भी चला लेता है, अपना अर्थतंत्र भी चला लेता है, क्योंकि उसके पास पावरफुल रिच लोगों का एक पूरा डायस्पोरा है। तो इजराइल क्या यहाँ पर रुक जाएगा? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है। अब आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे कि इन 72 घंटों के अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लेवल पर क्या कोशिश होती है। क्या ईरान को टोन डाउन किया जाता है? क्या इजराइल को टोन डाउन किया जाएगा? इजराइल अभी भी कह रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि वो ईरान पर और हमले करने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर रूस और चीन पैसों से और हथियारों से ईरान की मदद कर देते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूक्रेन की नाटो और अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने की है, तो ऐसे में ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। लेकिन इजराइल की जितनी कैपेबिलिटी है उसके सामने ईरान कितना टिक पाएगा, इस पर सवाल उठते रहेंगे। तो अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। देखना ये हो जाएगा कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल की रणनीति क्या होती है, अमेरिका क्या करता है, उस पर सबकी निगाहें लगी होंगी। इससे जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो कमेंट, इसके बारे में मुझे कमेंट लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ आई, आप किस किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं और मैं क्या क्या इसमें नया कर सकता हूं, इसके बारे में मुझे बताइए।